कक्षा 12वीं में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता के लिए कल आप लोगों को व्यंजक बताया गया था। C बराबर एप्सिलॉन 0 A/d आया था। यदि y या निर्वात के अतिरिक्त k पर अवैधतांक का माध्यम हो तो सूत्र ये हो जाता है। तो ये आप लोगों को कल के कैलकुलेशन में किया गया है। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन करना है कि समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच, ये समांतर पट्ट संधारित्र की प्लेट है, इनके बीच में अपन कोई T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिए। ये T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है तो d रहेगा ही। ये x प्लेट हो गया, ये y प्लेट हो गया। यहाँ आपका प्लस होगा, प्रेरण द्वारा भी परावैद्युत पदार्थ में माइनस आएगा। गेप को थोड़ा बड़ा कर देना, प्लेट को छोटा बना देना, थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मैं T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया। यहाँ प्रेरण द्वारा माइनस पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्लस और ये आपका माइनस, ये पृथ्वी से जुड़ा रहेगा आपका, और यहाँ आप लोग प्लस क्यू आगे देंगे। प्रश्न है आपका, समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा हुआ है, तो इस स्थिति में समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो आंशिक मोटाई का परावैद्युत प्लेट रखा है, तब आपको धारिता ज्ञात करने हैं। इससे पहले कैलकुलेशन में वायु या निर्वात था, कुछ भी नहीं था बीच में। तो माना वैसे ही चलेगा बेटा। माना x और y समांतर पट्ट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी d है। इनके मध्य k परावैद्युतांक का कोई माध्यम रखा है जिसकी मोटाई t है। कोष्ठक में लिख लेना t छोटा है, t है d से छोटा है, वो समझ जाएगा, पतला है। जिसकी मोटाई t है, परावैद्युतांक k है। प्लेट x को प्लस q आवेश देते हैं जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। प्रेरण द्वारा परावैद्युत पदार्थ के चालक x के पास वाले सिरे पर माइनस q आवेश और दूर वाले सिरे पर प्लस q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। y के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस q आवेश प्रेरण के द्वारा ही, और बाह्य पृष्ठ पर प्लस q आवेश प्रेरित होगा। चूंकि y का बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा है तो प्लस q आवेश है, कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। ये वर्णन बार बार कर रहे हो आप लोग, किसके लिए? संधारित्र के लिए। ठीक है। अब हमको बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे दो प्रकार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक विद्युत क्षेत्र वायु या निर्वात में, और एक विद्युत क्षेत्र निकालेंगे T परावैद्युत पदार्थ में। ठीक है ना। तो आवेश पृष्ठ घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होगा, प्लस q आवेश माइनस q आवेश प्लस q जो भी हो, चाहे परावैद्युत पदार्थ हो चाहे आपके ये हो। तो माना आवेश पृष्ठ घनत्व आप लोग मान लीजिए सिग्मा मान लीजिए। ठीक है। तो आ जाते हैं वायु या निर्वात में प्लेटों के मध्य, वायु या निर्वात में प्लेटों के मध्य XY के मध्य, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मैं संकेत दे लेता हूं बेटा, E0 ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0, या हो जाएगा बेटा Q अपान एप्सिलॉन 0A। जहां लिख सकते हो Q प्लेट को दिया हुआ आवेश और A प्लेट के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यदि ऊपर वर्णन में भूल गए होंगे। ये हो गया। अब T में परावैद्युत के, T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। T मोटाई के परावैद्युत पदार्थ में, परावैद्युत पदार्थ के अंदर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हो जाएगा ईटी संकेत दे देता हूं, क्यों आएगा मेरे ख्याल से के एप्सिलॉन 0 ए आ जाएगा, के से गुणा हो जाता है तो ये आपका क्यू अपान के एप्सिलॉन 0 ए आ जाएगा। ये क्लियर है आप लोगों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर निकाल लेंगे। दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर, थोड़ा ध्यान देंगे ना, V बराबर तीव्रता गुना दूरी होगा बेटा। क्यों आया इतना दूरी? वायु आपका d माइनस टी हिस्से पे वायु होगा तो तीव्रता गुना दूरी, और ईटी की मोटाई यहाँ पे t है तो दूरी t आएगा, और वायु के लिए दूरी आएगा d माइनस टी, इतने हिस्से पे वायु है आप लोगों के। तो इस प्रकार से विभवांतर आ गया तीव्रता गुना दूरी। दो बार तीव्रता निकाले हो, दूरी से गुणा करके जोड़ दिए, यहाँ पे विभव और यहाँ पे विभव का अंतर दोनों जुड़ेंगे। तो V इज इक्वल टू E0 का मान है Q एप्सिलॉन A D माइनस टी, ET का मान है Q अपान K एप्सिलॉन 0 A इंटू टी। तो इस प्रकार से अपन E0 और ET के मान को रख दिए, सभी को उभयनिष्ठ दिख रहा है, Q अपान एप्सिलॉन 0 A उभयनिष्ठ है, D माइनस टी प्लस क्या बचा T अपान K आप लोगों का बच जाएगा। ये आ गया विभवांतर। अभी चित्र की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाएंगे धारिता। संधारित्र की विद्युत धारिता पूरा लिखते रहना आप लोग। C इज इक्वल टू क्यू अपान V होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपान V का मान है Q एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी बटा के। तो C बराबर हो गया Q गुना एप्सिलॉन 0 A ऊपर जाएगा नीचे आएगा Q D माइनस टी प्लस टी बटा के। सिंपल कैलकुलेशन, Q Q कट जाएंगे, इस तरफ को मैं मिटा रहा हूं। तो C बराबर हो गया एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आप लोगों के धारिता के लिए व्यंजक आएंगे यदि आप लोग आंशिक रूप से टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। ये व्यंजक है आपका, समीकरण तो नहीं दिया हम चैप्टर में, तो ये एक ही दे दो। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बटा डी, टी कॉमन कर रहा हूं बेटा, 1 माइनस 1 अपान के होगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस भी कॉमन होगा। ये तो समीकरण 1 और 2 है। प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो धारिता के लिए, विद्युत धारिता के लिए व्यंजक है। क्लियर है? अब यदि मैं इससे उसको भी निकाल सकता हूं, वायु या निर्वात वाला। यदि प्लेटों के मध्य टी मोटाई का परावैद्युत पदार्थ न रखूं तो टी बराबर 0 आएगा, टी बराबर 0 आएगा तो ये गुणा होकर 0 हो जाएगा। तो C बराबर एप्सिलॉन 0 A बटा डी अपन निकाले समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता। तो इसकी सहायता से वायु या निर्वात में भी निकल सकता है विद्युत धारिता, बशर्ते टी को आपको 0 रखना है। तो ये आप लोगों का कैलकुलेशन हो गया। अब हम 2 क्वेश्चन देखेंगे जिसका जवाब मैं चाहूंगा आप लोग लिखो, क्योंकि वो बहुत आसान है। संधारित्र को अपन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ेंगे और विद्युत धारिता ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न बनेगा, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये मैं 3 संधारित्र को A और B के बीच में श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूं। ये A और ये B है। याद रखना संधारित्र के दोनों प्लेटों की लंबाई एक जैसी होगी, छोटा बड़ा करोगे तो वो सेल का संकेत हो जाएगा।
ठीक है, तो ये प्लस चार्ज आएगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, और इसको भूसंपर्कित कर देता हूं। ये चित्र हुआ, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पे हम प्लस क्यू आवेश देते हैं बिंदु ए पे। ये संधारित्र C1 है, संधारित्र C2 है, संधारित्र C3 है। प्लेटों के मध्य बेटा विभवांतर यहाँ पे V1 आएगा, इनके प्लेटों के मध्य विभवांतर मान लीजिए कि V2 आएगा, इनके प्लेटों के मध्य विभवांतर मान लीजिए कि V3 आएगा। साफ है बेटा, विभवांतर आप लोगों का बदल रहा है, तो कुल विभवांतर आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आप चाहो तो समूहन को आराम से समझा सकते हैं। कैसे समूहन किए? तीन संधारित्र C1, C2, C3 को, या तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 हैं, A और B के मध्य श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले संधारित्र के दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ, दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट के साथ जोड़ते हैं, और पहले संधारित्र का पहला प्लेट और अंतिम संधारित्र का दूसरा प्लेट दोनों को बिंदु ए और बी के बीच जोड़ दिए। तो ये श्रेणी क्रम हो गया, बहुत आराम से हमने समझा दिए, ठीक है। अब हम संधारित्र C1 को प्लस क्यू आवेश देते हैं, जो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। प्रेरण द्वारा उसके दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित होता है। बाएं पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश जो C2 में चला जाता है, यहाँ भी वैसे ही आवेश होते हैं। फिर C3 में भी वैसे ही आवेशित होता है, और C3 के दूसरे प्लेट का जो बाएं पृष्ठ का प्लस क्यू आवेश है पृथ्वी में चला जाता है। इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र में क्यू आवेश है, क्यू आवेश बहा है। इस चीज को वर्णन को नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो आवेश क्यू का बंटवारा नहीं हो रहा है। तो मैं आ जाता हूं बेटा, माना C1 के पास में विभवांतर V1 को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं C1 के पास में विभवांतर पार्श मतलब समांतर में V1 बराबर होगा बेटा Q बटा C1, क्योंकि Q बराबर CV होता है। तो V1 बराबर Q बटा C1, आवेश Q है, बटा नहीं है, ठीक है। C2 के पास में विभवांतर V2 बराबर आप समझ गए क्या होगा। वैसे ही C3 के पास में विभवांतर लिखेंगे, V3 बराबर Q बटा C3 होगा। तीनों के पास में विभवांतर निकाल लिया अपन ने, ठीक है। इधर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है, यहाँ A लिखा हूं बेटा और इसको प्लस Q आवेश दिया हूं, ठीक है आपका। तो A और B के बीच कुल विभवांतर V बराबर होगा बेटा V1 प्लस V2 प्लस V3। A और B के बीच तीन विभव हैं श्रेणी क्रम में, V1 V2 V3 तीनों जुड़ जाएंगे। V1 V2 V3 के मान को रख दो, Q बटा C1 प्लस Q बटा C2 प्लस Q बटा C3। V बराबर Q कॉमन कर दो, 1/C1 1/C2 1/C3, समीकरण 1 दे दो। हो गया सिंपल कैलकुलेशन, कोई मुश्किल नहीं है, मैंने पहले ही बोला। यदि समूहन की तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम समूहन की तुल्य धारिता, जिसको परिणामी धारिता भी बोल सकते हो, C हो, तो मेरे ख्याल से V बराबर आएगा बेटा Q बटा C। पूरे यहां से वहां तक Q आवेश है, तो A और B के बीच धारिता C मानेंगे, और A और B के बीच विभवांतर तो V है ही, तो V बराबर Q बटा C। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दो, 1 और 2 की तुलना कर दीजिए।
इस प्रकार से आ जाएगा। तो 1 और 2 की तुलना करूंगा तो ये Q बटा C है, उधर है Q कोष्टक में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, Q कट जाएंगे, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये रहा आप लोगों का व्यंजक। समीकरण 3, संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य विद्युत धारिता के लिए व्यंजक है। इसको हिंदी में लिखेंगे, श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। प्रत्येक संधारित्र के धारिता के व्युत्क्रमों का योगफल तुल्य धारिता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, जैसा भी शब्द यूज करेंगे। तो इस प्रकार से संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन में तुल्य धारिता निकल गई। अब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे बेटा इसको। तो आपका प्रश्न बनेगा, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम समूहन कैसे होगा देखिए, मान लीजिए कि ये संधारित्र C1 है, दूसरा संधारित्र C2 है और ये तीसरा संधारित्र C3 है। तीनों को मैं समांतर क्रम में जोड़ रहा हूं A और B के बीच में। यहाँ पे A पॉइंट है, इसको प्लस Q आवेश देंगे और यहाँ पे पॉइंट B को अपन पृथ्वी से जोड़ देंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे लगता है बेटा आवेश का बंटवारा हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि Q आवेश दिए हो यहाँ 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा, Q1 Q2 Q3 में। तो आवेश का यहाँ बंटवारा हो जाएगा, परंतु A और B के बीच विभवांतर नहीं बटेगा बेटा। समांतर क्रम समूहन में विभवांतर नहीं बदलता है, श्रेणी क्रम समूहन में विभवांतर अलग अलग होता है। समांतर क्रम समूहन में धारा या आवेश बंट जाते हैं, श्रेणी क्रम समूहन में धारा या आवेश नहीं बढ़ते हैं। तो ये चित्र है। तो पहले हम बता देते हैं कि इसको समांतर क्रम समूहन में कैसे करेंगे। 3 संधारित्र C1 C2 C3 के पहले प्लेट को किसी बिंदु A से और दूसरे प्लेट को किसी बिंदु B से जोड़कर A को प्लस Q आवेश देते हैं, B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं। यह व्यवस्था कहलाएगी आपकी समांतर क्रम समूहन की होगी। ठीक है। तो बिंदु A को प्लस Q आवेश दिए हैं तो वो तीनों संधारित्रों में वितरित हो जाएगा। C1 को Q1 आवेश जाता है, C2 को Q2 आवेश जाता है, C3 को Q3 आवेश जाएगा। उनके पृष्ठों पर समान रूप से फैल जाएगा। संधारित्र के दूसरे प्लेट के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश, ऋण आवेश Q1 Q2 Q3 मत लिखना मान, और बाह्य पृष्ठ पर प्लस धन आवेश उत्पन्न होगा। चूंकि बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा है बिंदु B से होकर, तो प्रेरित धन आवेश पृथ्वी में चला जाएगा। ये प्रेरित वाले को लिखना नहीं लिखना आपके ऊपर है, लेकिन समूहन को जरूर लिखेंगे। ठीक है आपका। माना A और B के बीच विभवांतर क्या है, V है। अब आ जाता हूँ बेटा C1 पर आवेश, क्योंकि आवेश बढ़ रहा है, Q1 इज इक्वल टू C1 V होगा। C2 पर आवेश Q2 इज इक्वल टू होगा C2 V, V कॉमन है, Q बराबर C होता है। C3 पर आवेश Q3 बराबर होगा बेटा C3 V। कुल आवेश Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q का बंटवारा हुआ है Q1 Q2 Q3 में, Q बराबर C1 V C2 V C3 V। V कॉमन ले लो बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3 समीकरण नंबर 1। देख लीजिए कितना आसान से किए हो आप लोग, क्योंकि यहाँ आवेश का बंटवारा हो रहा है, इसलिए कैलकुलेशन आपके आवेश आधारित है। हाँ, अब यदि समूहन का तुल्य धारिता समूहन की तुल्य धारिता C हो तो ऐसी लाइन लिखता Q बराबर CV होगा। समीकरण नंबर 2। 1 और 2 की तुलना कर लूंगा। नोट्स इसी से बनाना, हाँ आसान है, कुछ थोड़ा सा चेंज दिया है। 1 और 2 की तुलना करने पर
तो 1 और 2 की तुलना करेंगे तो CV बराबर V C1 + C2 + C3, V कट जाएगा दोनों तरफ का, क्लियर है सभी को। तो C बराबर हो जाएगा C1 + C2 + C3। ये रहा तुल्य धारिता के लिए व्यंजक। समीकरण 3, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में तुल्य विद्युत धारिता के लिए व्यंजक है। तो समांतर क्रम समूहन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्रों की धारिता के योगफल के बराबर होता है। वहाँ व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर आया था, व्युत्क्रम है वो। तो हिंदी भी आराम से लास्ट में लिख सकते हो, क्या है मान। तो इस प्रकार से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़े हैं और तुल्य धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात किए हैं। अगला अब आप लोगों का आएगा, दो आवेशित चालकों को जोड़ेंगे तो उसमें ऊर्जा पुनर्वितरण के लिए व्यंजक, या संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक देख लेते हैं पहले। संधारित्र को आवेश दे रहे, क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे अथवा सिद्ध करेंगे। संधारित्र में संचित ऊर्जा U = 12CV²। संधारित्र की ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब संधारित्र में ऊर्जा कैसे होगा, या किसी चालक में ऊर्जा कैसे होता है। तो किसी चालक को बेटा इकाई आवेश दूंगा तो फट से चला जाएगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, इकाई धनावेश को दे लेंगे। लेकिन अब दूसरा इकाई धनावेश दूंगा तो पहला धनावेश जो दे रहे हैं वो दूसरे धनावेश का विरोध करेगा, तो अभी दूसरे इकाई धनावेश को देने के लिए मुझे कार्य करना पड़ेगा। तीसरा धनावेश दूंगा तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा चालक को। चौथा धनावेश दूंगा तो और ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस प्रकार जितना ज़्यादा आवेशित करूंगा किसी चालक को उतना अधिक कार्य करना पड़ेगा, और यही कार्य चालक में या संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। आप जानते हैं कि सभी कार्य ही या ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है। ठीक है, तो टॉपिक बना लेना संधारित्र की ऊर्जा। तो मैंने बता दिया कि संधारित्र को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, जिसे संधारित्र की ऊर्जा कहते हैं या संधारित्र में संचित ऊर्जा कहेंगे। इसको स्थितिज ऊर्जा भी कहा जाता है। संधारित्र की आवेश लेते हैं तो कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य आपकी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, अब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा, समझाऊंगा, व्यंजक निकालूंगा। तो वही चीज समझाना है बेटा जो मैं बोला। संधारित्र की प्लेट को इकाई आवेश धनावेश देने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। संधारित्र के प्लेट को इकाई धनावेश देने के लिए प्रारंभ में करना है। प्रारंभ में संधारित्र के प्लेट को इकाई धनावेश देने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता, परंतु दूसरा इकाई धनावेश देने के लिए इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। आगे और अधिक धनावेश देने पर अधिक कार्य करना पड़ेगा, और अधिक कार्य करना पड़ेगा। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, संचित हो जाती है। ये हमने समझा दिया। सिंपल तौर पे जो जानते हैं उसको लिख दिए।
तो जाहिर है बेटा संधारित्र के प्लेट में शुरू में कोई आवेश नहीं था तो विभव 0 होगा, और संधारित्र को पूरी तरीके से आवेशित कर दिया तो मान लो विभव v हो गया, तो संधारित्र का औसत विभव आएगा 0 + v/2। यहाँ औसत विभव निकाल लेना। क्लियर है आप लोगों का? तो मैं ये मिटा रहा हूँ। तो कर लेते हैं। प्रारंभ में संधारित्र का विभव 0 होगा, माना संधारित्र को Q आवेश देने पर +Q आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है, बढ़ेगा विभव। अतः संधारित्र का औसत विभव, क्योंकि जैसे जैसे आवेश दोगे विभव बढ़ते जाएगा, 0 + v/2, तो ये आ गया v/2। इस कैलकुलेशन में आप लोग औसत विभव को ही नहीं समझ पाते हो तो फिर आप लोगों को इस चीज के कारण दिक्कत हो जाती है। तो हमने औसत विभव निकाल लिए। आपके बुक ने दूसरे तरीके से अपनाए हैं, आप लोग इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं बेटा विभव की या विभवांतर की परिभाषा एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में विभव, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर। तो आवेश Q देने में W कार्य करना पड़े तो यदि संधारित्र को +Q आवेश देने के लिए W कार्य करना पड़े तो बेटा विभव हो जाएगा, विभव बराबर होगा बेटा कार्य बटा आवेश। मैं किया हूं V = W/Q0, आप पहले भी लिखे होंगे। विभव को हम औसत विभव लेंगे क्योंकि शुरू में विभव 0 था, तो रख दीजिए औसत विभव को। तो औसत विभव v/2 W/Q, तो W बराबर हुआ बेटा ½ QV। तो यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। यही कार्य संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में, कितना आसान है देखिए, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अतः संधारित्र में संचित ऊर्जा या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा भी लिख सकते हो, ऊर्जा बल भी लिख सकते हो। स्थितिज ऊर्जा U बराबर होगा बेटा W, U बराबर हो गया ½ QV, ये व्यंजक हो गया। आप सभी जानते हैं कि Q बराबर CV होता है, समीकरण 1 में रख दूंगा। चूंकि Q बराबर CV होता है अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, U = Q की जगह CV रखूंगा × V, तो U = ½ CV², ये भी सूत्र हो सकता है बेटा। समीकरण नंबर 2 हो गया। V की जगह Q/C रख सकता हूं, V बराबर Q/C समीकरण 1 में रखने पर, जब Q का मान रखा हो तो V का भी मान रख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा, U बराबर ½ Q को रहने दो, V की जगह हो जाएगा Q/C, तो U बराबर हो गया बेटा ½ Q²/C। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से अपन व्यंजक को लिख सकते हैं। तो समीकरण 1, 2 और 3 है संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तो आसानी से
आपके बुक ने समाकलन विधि से किए हैं, मैं डायरेक्ट आप लोगों का बना दिया हूँ इजी तरीके से। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। कल की क्लास में देखेंगे और ये चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा हानि होती है, उसके लिए व्यंजक।